हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस। आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 11 का एक टॉपिक है जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इस वीडियो में लोग कम्प्लीटली मैथमेटिकल रीजनिंग देखेंगे और ये टॉपिक जो है अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जेई मेंस में आना 100% श्योर है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर कोई भी उठा के देख लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग देखो दो तरह का होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग हमारा दो तरह का होता है, एक होता है इंडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग और दूसरा होता है डिडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग आपने पढ़ रखा है। ठीक है, इंडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग जो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था, जिसमें हम लोग n को एक बार 1 एज्यूम करते हैं, फिर n को k एज्यूम करते हैं, फिर k+1, देन हम लोग एक स्टेटमेंट को प्रूफ करते थे। ठीक है, तो वो आता था हमारा इंडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग में आता था। यहाँ पे हमें क्या बात करना है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में, ना कि इंडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है कि इसमें ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, जैसे n ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, फिर उस ऑब्जर्वेशन में से हम एक दो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से एज्यूम करते हैं रिजल्ट को हम लोग। तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो डिडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग है वो एग्जैक्ट बता देता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट बताता है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता। ठीक है, इंडक्टिव में क्या रहता है कि आपको यही चीज़ यहाँ पर नहीं बता पाता, ये डिक्लेयर नहीं कर पाता। ठीक है, एक तरीके से डिक्लेयर नहीं कर पाता कि ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि एक बैग है हमारे पास, ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें कैसे बॉल्स हैं, किस कलर के बॉल्स हैं, n नंबर ऑफ बॉल्स हैं। हमने एक बॉल इसमें से निकाला, उसका कलर रेड आया, फिर दूसरा बॉल हमने निकाला, उसका कलर भी क्या आया, रेड आया। हमने फिर तीसरा एक बॉल निकाल लिया, फिर उसमें हमारा कलर क्या निकल के आ गया, रेड। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि बैग में जितने भी बॉल्स हैं वो सभी किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं। तो हम इसमें इंडक्शन में क्या, इंडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग में ऐसे ही करते हैं कि 2-3 ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, फिर हम रिजल्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं कि बैग में टोटल सारे रेड बॉल ही हैं वो करेक्ट हो सकता है कि कोई दूसरे कलर का भी बॉल हो, क्योंकि हमने 3 बॉल ही निकाल के देखा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि डिफरेंट कलर के भी बॉल हो सकते हैं, और ये भी प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है सारे ही रेड हैं, क्योंकि 3 रेड आए तो हो सकता है सारे भी रेड हो। तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल के आता, आपको ऑब्जर्वेशंस इसमें 2-3 निकालते फिर हम रिजल्ट निकाल देते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चलता है। ठीक है, डिडक्टिव में हमें क्या है कि एग्जैक्ट आंसर पता चलता है कि ट्रू है या फॉल्स, बस ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, बाकी डिफिनेशन अगर देखना चाहें तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, डिफिनेशन आप देख सकते हैं दोनों का क्या है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिडक्टिव मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक आता है स्टेटमेंट, या इसी को आप बोलेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बोल दो वो एक स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है वो हम यहाँ पे देखने चल रहे हैं। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कह रहा है कि स्टेटमेंट इज नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हेन आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, मतलब कि या तो स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, फॉल्स भी होगा तब भी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ट्रू है तब भी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि एट अ टाइम वो ट्रू भी हो रहा और एट अ टाइम वो फॉल्स भी हो रहा। ठीक है, एक होना चाहिए, तो ट्रू हो या तो फॉल्स। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे कि इसमें लिखा हुआ है कि अर्थ इज स्क्वायर। तो यहाँ पे अर्थ इज स्क्वायर हमें पता है कि स्टेटमेंट तो क्या है, फॉल्स है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला इसमें दिया हुआ कि स्काई इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्या डाउट है कि हो सकता है तुमको ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसे ना दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से डाउट है कि ये किसी के लिए ट्रू है और किसी के लिए फॉल्स भी है। ठीक है, तो इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे कि 2 + 3 = 6 दिया हुआ है, तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ये 2 और 3 होता है 5 = 6 दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि ये फॉल्स है। ये गलत है तो गलत है, कहीं सही तो नहीं होगा कभी भी ये। तो इसका मतलब ये है कि ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, भले ही ये गलत है, लेकिन ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जैसे सही वाला भी ले लो, 2 + 3 = 5, ये ट्रू है। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कोई डाउट नहीं, ये ट्रू है तो ट्रू है। अगला एक एग्जाम्पल है x + 5 = 7।
जब भी कभी एक्सप्रेशन में वेरिएबल आ जाए, x + y + z आ जाए, या x + y = 6 आ जाए, या x + 5 = 7 आ जाए, चाहे एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, कोई भी हो, तो इस तरह के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और यहाँ पे हमें सेंटेंस में x की कोई वैल्यू दिया नहीं हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू अगर दिया होता तब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाता। यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट को हम लोग एक ओपन सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। आगे हम लोग देखेंगे कि ओपन सेंटेंस क्या होता है डिटेल में। ठीक है, तो जहाँ पर भी वेरिएबल फिक्स्ड ना हो, मतलब कि उसका फिक्स्ड वैल्यू ना हो, वहाँ पे हम लोग उसको ओपन सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ओपन सेंटेंस आगे हम डिटेल में देखेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो हेडिंग है हमारे, यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करके लिखेंगे स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा ओपन सेंटेंसेस ही आता है। अब बात करते हैं कि ओपन सेंटेंसेस क्या है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ओपन सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस हुज ट्रुथ वैल्यू इज डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन गिवन, इंफॉर्मेशन नॉट गिवन इन सेंटेंस। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू का मतलब ये है कि ट्रू फॉल्स उसका स्टेटमेंट का डिपेंड करे जो इन्फॉर्मेशन उस स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। मतलब इन्फॉर्मेशन की बात यहाँ है कि अगर इस एग्जांपल ले रहे हैं कि x + 2 = 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है x इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि नीचे भी दिया हुआ x + y + 1 > 6, तो ये डिपेंड करेगा ये ट्रूथ है या फॉल्स है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि x y की वैल्यूज़ क्या है, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। अगर वैल्यूज़ दे दिया जाए तब ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, जब तक नहीं दिया गया तब तक ये ओपन सेंटेंसेस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ओपन सेंटेंसेस आर नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये इस तरह का अगर कहीं पे इक्वेशन दिया है तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहचान जाएंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, सेकंड इसमें जो नोट करने वाली बात ये है कि जो आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे, सेंटेंसेस की टाइप की बात करें तो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करने वाले सेंटेंसेस होते हैं कि है या नहीं है। ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को तो हम लोग क्या बोलते हैं? उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं कि कोई चीज़ है या नहीं है। जैसे हम लोग बोलें कि राम इज़ डॉक्टर, ठीक है, या बोले राम इज़ नॉट डॉक्टर, तो यहाँ पे है ये असर्टिव सेंटेंस है, इसमें डिक्लेयर कर रहा है कि डॉक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब है कि क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो उसमें वो ट्रू है फॉल्स है, उसमें हम लोग कहाँ डिसाइड कर सकते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा होगा, जैसे हाउ आर यू, तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरे जैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में कैसा आता है कि रिक्वेस्ट कर रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो, कमांड दे रहा हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर आए तो वो भी हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए ओपन द डोर, ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम लोग रिएक्शन दे रहे हो, जैसे कि हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे हुर्रा बोलते हैं, आई पास, ठीक है, या हम लोग बोले वाटर डे, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस समझ में आए वो भी हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे विशेस की बात कर रही है, वो कहीं पे कोई विश कर रहा हो, जैसे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं पता कर सकते कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के आप इसको नोट कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में नहीं आता है। ठीक है, थर्ड इसमें नोट करना है कि जैसे मैंने बोला कि असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस वो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें कि राम इज अ डॉक्टर, तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन ये पे राम की जगह पे अगर लिखा हो ही इज ए डॉक्टर, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, जबकि ये असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या है कि नाम दिया होना चाहिए, पर्टिकुलर नाम दिया होना चाहिए, जगह प्रोनाउन है, कोई भी प्रोनाउन अगर दिया गया है सेंटेंस में, प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है,
तो वो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो ही कौन है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी हो जाएगी, तो ही कौन है ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये क्या होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। तो सारे असर्टिव सेंटेंसेस मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे इसमें राम इज़ डॉक्टर, तो मतलब राम डॉक्टर है, तो वो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ही इज़ ए डॉक्टर। ठीक है, राम इज़ ए डॉक्टर हो सकता है कि सही हो सकता है गलत हो, या तो डॉक्टर होगा या तो नहीं होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगा। ट्रू फॉल्स पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ही इज़ ए डॉक्टर में तो कन्फ्यूजन है, ही कौन है ये नहीं डिसाइडेड है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो डॉक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो नोट करने वाली ये बात है कि अगर स्टेटमेंट कहीं भी सेंटेंसेज में प्रोनाउन दिया हो, ही सी इट यू कुछ भी दिया हो, तो वो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ये थर्ड पॉइंट आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमारे हो गए, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट और नोट करने के लिए, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस जो दिया गया है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें चौथा जो पॉइंट है नोट करने का ये है कि सेंटेंसेस विच हैव अनसर्टेन टाइम लाइक टुडे, टुमारो, etc आर नॉट कंसिडर एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि टुडे इज संडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टुडे एक अनसर्टेन टाइम है, किस टुडे की बात कर रहा है, किस डेट की टुडे की बात कर रहा है, वो यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से टुमारो है कि टुमारो इज़ दिवाली, तो आज से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो टुमारो इज़ दिवाली है, लेकिन अगर कल हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि आज स्टेटमेंट करेक्ट हो, लेकिन कल अगर इसी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। पांचवा पॉइंट ये है कि सेंटेंसेस विच हैव अनसर्टेन प्लेसेस, ठीक है, लाइक हियर देयर, ये सब चीज़ें अगर दिया गया सेंटेंसेस में तो आर नॉट कंसिडर्ड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि आई वेंट देयर, तो देयर कहाँ पे, तो ये अनसर्टेन है, तो ये भी क्या होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसी तरीके से जैसे बोल जाएगा कश्मीर इज़ फॉर अवे फ्रॉम हियर, ठीक है, तो ये भी अनसर्टेन है, तो ये भी क्या है, हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो ये कुल टोटल 5 पॉइंट है कि किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी सेंटेंस को पता करने के लिए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। तो इन 5 पॉइंट से आप जो है कोई गलती नहीं होगी आपकी, सिंपली आप बता पाएंगे कि कोई स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बहुत सारे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि विच इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल लिया गया है, देखिए इसमें लिख रहा है, पहले हम कह रहा है कि अर्थ हैज़ नेचुरल सैटेलाइट, तो अर्थ हैज़ नेचुरल सैटेलाइट तो एक मून है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि नहीं, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ट्रू है तो ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट 8 + 5 < 10, ठीक है, तो 8 + 5 < 10 ये ट्रू है या फॉल्स, पहले तो ये देख लो। 8 + 5 13 होता है, <10 नहीं होगा, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स ही है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे ना कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स है तो फॉल्स है, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, ट्रू फॉल्स पे जाना ही नहीं है। ठीक है, ट्रू भी होगा तब भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, फॉल्स है तब भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बस दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि √5 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, √5 तो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। x + 2 = 3 फॉर एवरी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखो अब इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है कि x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए कह रहा है कि x + 2 = 3 है, तो यहाँ पे x की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। अगला है प्लीज़ सिट डाउन, तो यहाँ पे क्या है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट जहाँ पर भी होगा या ऑर्डर होगा वहाँ पे वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 6 इज़ डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल है, स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ भी क्वेश्चन वगैरह पूछे वहाँ पे वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। नेक्स्ट है कि x + 5 = 10, तो कैसा हो गया, ये ओपन सेंटेंसेज है, ओपन सेंटेंस है। ठीक है, ओपन सेंटेंस हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जेई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे,
तो ये बस जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। पहला है कि सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट्स क्या है कि दोज स्टेटमेंट्स विच आर नॉट फर्दर ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर स्टेटमेंट। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिनको फर्दर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर स्टेटमेंट में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। एक सिंपल सीधा सा सिंगल स्टेटमेंट हो, जैसे कि एग्जांपल आपको दिया गया है कि अर्थ इज़ अ प्लैनेट। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट, इसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट में। तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट हो गया? सिंपल स्टेटमेंट हो गया। 3 इज एन ऑड नंबर, तो ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया? सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि दोज स्टेटमेंट्स विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग कनेक्टिव्स, ठीक है, जिसमें हम लोग कनेक्टिव्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल करें लें, लाइक, और, ठीक है, एंड, इन सब का यूज़ करते हैं। या हम लोग करते हैं इफ़ देन वाला, ठीक है। ये सारे कनेक्टिव्स यूज़ करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम लोग 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिक्स करके बाय यूजिंग कनेक्टिव्स लाइक और, एंड, इफ, देन वगैरह यूज़ करके बनाते हैं, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो सिंपल स्टेटमेंट जो यूज़ होते हैं, ईच सिंपल स्टेटमेंट्स इज नोन एज कंपोनेंट स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कंपोनेंट स्टेटमेंट। जैसे 2 सिंपल स्टेटमेंट से एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, तो दोनों स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट्स को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, लिखा हुआ है अर्थ इज स्क्वायर एंड स्काई इज ब्लू। मान लो ये एग्जांपल कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे नहीं जा रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें 2 सिंपल स्टेटमेंट हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट को P बोल देते हैं, दूसरे को Q बोल देते हैं। इसमें हम जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट जो P इसमें बनेगा, उसमें लिखा हुआ है अर्थ इज स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि स्काई इज ब्लू, तो इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये तरीका रिप्रेजेंट करने का। तो ये 2 स्टेटमेंट है P एंड Q। तो इन P एंड Q को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ये कंपोनेंट है, P एंड Q, इन दोनों से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस कनेक्टिव्स के बारे में कि कंपाउंड स्टेटमेंट किन किन कनेक्टिव्स से बनता है, और, एंड, इफ, देन। बस यही इतना इसमें इस टॉपिक में हमने और सीखना है, एंड सीखना है, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ वाले सेंटेंसेस सीखने हैं, ठीक है। तो ये सारा सीख जाएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, या इसी को हम लोग कनेक्टिव्स बोलते हैं कि कितने तरह के कनेक्टिव्स होते हैं, या इसी को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं कि कितने तरीके के इस चैप्टर में लॉजिकल ऑपरेटर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, मतलब किसी स्टेटमेंट का नेगेशन, ठीक है, मतलब नेगेटिव में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि कोई आपको सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, उसको आपको बोलता है कि नेगेटिव में कन्वर्ट कर लो। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि डिनायल ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेशन, सिंपल है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि इफ़ गिवन स्टेटमेंट इज P, ठीक है, मान लो कोई गिवन स्टेटमेंट P है, ठीक है, मान लो वो स्टेटमेंट है कि स्काई इज ब्लू, ठीक है। फिर इसका नेगेशन करने के लिए अगर बोले तो इसका नेगेशन क्या होगा इस गिवन स्टेटमेंट का? तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, ठीक है। या तो हम इसको इस सिंबल से लिखते हैं, या तो एक सीधे डैश लगा के P लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिखिए या इस तरीके से लिखिए। इसका मतलब हो गया कि स्काई इज नॉट ब्लू, बस यहाँ पे नॉट लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। रीड कैसे करते हैं? अगर ये नेगेशन का साइन लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं नॉट P। मान लो हमें गिवन स्टेटमेंट P है तो इसका नेगेशन होगा नॉट P, ठीक है। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं इस सिंबल को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रुथ टेबल बनाना देखेंगे, ठीक है।
तो ट्रुथ टेबल बनाने में क्या होता है, ट्रुथ टेबल अब क्या होता है वो सबसे पहले चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या होता है कि ट्रुथ टेबल ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज इट्स ट्रुथ वैल्यू अंडर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू ऑफ देयर कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो ट्रुथ टेबल ये है कि मान लो कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है तो वो दो स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा। तो दोनों स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं कि एक दो या दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा। दोनों स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो उनकी जो ट्रुथ वैल्यूज होंगी, ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज, मतलब जितने भी ट्रू फॉल्स उसकी वैल्यूज होगी, उसके अंडर में जो ट्रुथ वैल्यू आएगी उस कंपाउंड स्टेटमेंट को, उसको ट्रुथ टेबल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे वैसे ये कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं, इसमें सिंगल स्टेटमेंट ही है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑपरेटर है नेगेशन, जिसका सिंबल हम लोग ये यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या इसीलिए बोलते हैं, यूनरी बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो आप लोग इसके बाद जो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, वो बाइनरी है, उसमें दो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन नेगेशन के केस में एक ही स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए इसको यूनिरी स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यूनरी, ठीक है, बाइनरी, यूनरी, बाइनरी। ठीक है, यूनरी का मतलब कि एक ही स्टेटमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आगे जो पढ़ेंगे उसमें बाइनरी होंगे। ठीक है, उसमें दो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो नेगेशन के लिए एक ही स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ट्रुथ टेबल चलिए देख लेते हैं कि मान लो कि पी स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर देना है। तो सिंपल है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कंजक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा है कंजक्शन एंड डिसजंक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन मतलब हमारा सेम, इसको आप समझ सकते हो जैसे सेट थ्योरी में आप लोग इंटरसेक्शन पढ़ते हो, सेट थ्योरी में जो आप लोग इंटरसेक्शन पढ़ते हो, सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है कंजक्शन का। ठीक है, इसमें क्या करना है कि मान लो आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है, पी दिया है राम इज अ डॉक्टर, क्यू दिया है राम इज अ माइजर। तो अगर इसका कंजक्शन करें मतलब इसको कंबाइन करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि राम इज अ डॉक्टर एंड माइजर। ठीक है, तो एंड से यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्टिव एंड यूज करते हैं इसमें। तो अगर कहीं पे ये साइन है तो यहाँ पे एंड यूज कर सकते हैं, या एंड की जगह पे आप बट यूज कर सकते हो, या यहाँ पे एट यूज कर सकते हो, या स्टिल यूज कर सकते हो। ठीक है, या दो यूज कर सकते हो। ठीक है, तीन सभी का मीनिंग सेम ही निकल के आता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में हो सकता है एंड दिया हो, बट दिया हो, तो अगर देखो यहाँ पे एंड की जगह पे हम बट कर दें तो सेम सेंस वही आएगा, या एट कर दो सेम ही सेंस आएगा। राम इज अ डॉक्टर एंड माइजर, या बोले राम इज अ डॉक्टर बट माइजर, तो सेम ही सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, सभी का मतलब क्या हमारा कंजक्शन है। ठीक है, तो सिंबॉलिकली इसको हम लोग जो मैथमेटिकल रीजनिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे P कंजक्शन Q लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ते हैं P एंड Q पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया कंजक्शन। ठीक है, इसका ट्रुथ वैल्यू अगर देखा जाए तो कैसे निकालेंगे, हम लोग देखने चल रहे हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ P कंजक्शन Q, या आप इंटरसेक्शन बोलो। ठीक है, जैसा सूटेबल लगे, कि कॉन्सेप्ट सेम है। इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन चीज़ लेना है। तो यहाँ पे मान लो P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, हमें इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो हम टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल। ठीक है, देखो अब इसमें कैसे ये हो सकता है कि P स्टेटमेंट ट्रू हो और Q वाला भी स्टेटमेंट ट्रू हो, P ट्रू हो लेकिन Q वाला फॉल्स हो, P फॉल्स हो और Q वाला ट्रू हो, या दोनों फॉल्स हो। यही चार कंडीशन हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन ये बोलता है या कंजंक्शन ये बोलता है कि दोनों जब ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, क्योंकि इसमें कॉमन पोर्शन लेता है, इंटरसेक्शन लेता है। जब दोनों ट्रू होंगे तभी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। इसके लिए हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी फॉल्स है तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है, इसको आप देख सकते हैं। इसको रिलेट भी कर सकते हो आप, अगर यूनियन जानते हो तो यूनियन से आप इसको अगर सेट थ्योरी आप जानते हो तो उससे आप इसको रिलेट करके समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा दिया हुआ है डिसजंक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम लोग सेट थ्योरी में यूनियन से समझते हैं। तो जो यूनियन का कॉन्सेप्ट है सेम डिसजंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इसको हम लोग इंग्लिश में वर्ड में अगर लिखें तो और से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अगर मान लो P स्टेटमेंट दिया राम इज अ डॉक्टर, Q स्टेटमेंट दिया राम इज अ प्यून, ठीक है। तो अगर इसका डिसजंक्शन करें P डिसजंक्शन Q, या इसको P और Q पढ़ते हैं, तो लिखेंगे राम इज अ डॉक्टर और कनेक्टिव यूज करेंगे प्यून, राम इज अ डॉक्टर और प्यून, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर लिखें हम लोग, ट्रुथ वैल्यू या ट्रुथ टेबल बोलिए ऑफ P डिसजंक्शन Q, तो यहाँ पे P डिसजंक्शन Q या यूनियन बोलिए आप या डिसजंक्शन बोलिए, एक ही चीज़ है। तो ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू हो सकता है, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है मान लो, ये फॉल्स है, ये ट्रू है मान लो, या दोनों फॉल्स है। तो यूनियन के केस में क्या है कि कोई एक ट्रू होगा तो हमारा वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, दोनों अगर फॉल्स हो गए तभी जाके ये हमारा फॉल्स होगा। तो ये हमारा हो गया डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल, ये आगे जाके काम आएंगे सारे ट्रुथ टेबल, तो ये हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन और डिसजंक्शन। दूसरी चीज़ देखने वाली ये है कि हमने जो अभी नेगेशन पढ़ा था वो यूनरी बताया था आपको, और यहाँ पे हमने इसको क्या बताएंगे, ये हमारा है बाइनरी। बाइनरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है कंजंक्शन या डिसजंक्शन करने के लिए, तो इसलिए ये दोनों क्या है, बाइनरी स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कैसे स्टेटमेंट है? बाइनरी स्टेटमेंट है, इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए दोनों बाइनरी स्टेटमेंट है, तो इसे आप नोट कर। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट को जो है हम लोग दूसरे नाम से इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट या इसको डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग एक एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है, या इसी को आप लोग इस तरीके से भी कहीं कहीं सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं इसको, इफ़ देन अगर सेंटेंसेस में दिया हो या ओनली इफ़ करके दिया हो तो वहाँ समझ लीजिएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो दिया हुआ है कि P स्टेटमेंट आपको दिया है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 9 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है Q की नंबर इज डिविजिबल बाई 3 दिया हुआ है। तो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहे हैं कि P इम्प्लाइज Q, पढ़ते कैसे हैं इसको, हम लोग इसको पढ़ते हैं P इस तरीके से पढ़ सकते हो, P इम्प्लाइज Q पढ़ सकते हो, या पढ़ सकते हो इफ़ P देन Q, इस तरीके से पढ़ सकते हो, इफ़ P देन Q, इस तरीके से इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो ये हमारा बनेगा कि इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। या आप इसी को दूसरा ओनली इफ़ यूज करके भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें ये लिख सकते हो कि इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 ओनली इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो दोनों सेंस सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P ओनली इफ़ Q, इस तरीके से भी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है और इस तरीके से इसको आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इसको इम्प्लाइज से भी बोल सकते हैं, इफ़ P देन Q से बोल सकते हैं, या P ओनली इफ़ Q करके भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। मेन इसका आता है ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ट्रुथ वैल्यू हम लोग इसका निकालने चल रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखने चल रहे हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इम्प्लाइज Q, ठीक है। ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, आपको इसी एग्जांपल से समझ में आएगा इसका ट्रुथ टेबल। ये हमारा P स्टेटमेंट हो गया, ये Q स्टेटमेंट हो गया, एंड ये हमारा P कंडीशनल स्टेटमेंट Q हो गया, ठीक है। P इम्प्लाइज Q। कंडीशन देखो, 4 कंडीशन हो सकती है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, एक ट्रू एक फॉल्स हो, P वाला फॉल्स हो, Q वाला ट्रू हो, या दोनों फॉल्स हो। अब हमारा जो ट्रुथ वैल्यू होगा P कंडीशनल स्टेटमेंट Q का, वो कैसे निकालेंगे, तो वो हम इसी एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि इसमें कैसे निकलेगा। तो कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 9 कह रहा है इसमें, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर है, मान लो वो 9 से डिविजिबल है, तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 9, नंबर इज डिविजिबल बाई 3, दोनों ट्रू है। तो जब दोनों ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3।
तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो मतलब ये ट्रू होगा। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि P वाला ट्रू मान रहा है और Q वाला को फॉल्स मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 9 ट्रू है, ठीक है, और फिर कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 3 जो है वो फॉल्स है। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है और फिर वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर 3 से डिविजिबल होना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं हो रहा है तो मतलब स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। स्टेटमेंट हमारा अगर नहीं हो रहा तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाई 9, कह रहा है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब कि नंबर इज 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगला कह रहा है कि जो Q वाला स्टेटमेंट है वो नंबर ट्रू है, नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं है लेकिन वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। कैसे, मान लो कि एग्जांपल ले लो, 6 नंबर ले लो, 6 नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो इस कंडीशन में ये क्या है कि ट्रू होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू होगा। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई नंबर है जो ना तो 9 से डिविजिबल है और ना ही 3 से डिविजिबल है, तो स्टेटमेंट ये वाला भी सही हो जाएगा। इफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9 देन नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ही कंडीशन में यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, बाकी तीनों कंडीशन में ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे Q फॉल्स अगर आ रहा है और ये ट्रू है तो भी ये फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हो कि जैसे कि आपको इस कंडीशन में जो दिया रहता है, जो P बोलते हैं, जो पहला P दिया हुआ है उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बोलते हैं, और जो Q दिया है उसको कंक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, ठीक है, कि P इंप्लाइज कर रहा है Q को, मतलब कि P जो है वो इसेंशियल है Q के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो मतलब स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि P इंप्लाइज कर रहा है Q को, ठीक है। P गलत है तो ठीक है, लेकिन Q सही है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोथेसिस हो सकता है गलत हो, लेकिन Q स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको इस ट्रुथ टेबल को याद रखना है एज इट इज़। नहीं समझ में आ रहा तब इस कॉन्सेप्ट से आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ट्रू और कैसे फॉल्स हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, या इसी का दूसरा नाम है डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि डबल एरो यूज़ करते हैं, या इसी को हम लोग इस तरीके से भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको हम लोग पढ़ते हैं। मान लो कि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ कि ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, दूसरा स्टेटमेंट दिया कि ए ट्रायंगल हैज़ इक्वल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बाई कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, बाई कंडीशनल कनेक्टिव यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ इक्वल साइड, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये बन रहा है। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं ऐसे लिखेंगे, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। या इसी को लिख सकते हो P डबल इम्प्लाइज Q, इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप चाहे इसको पढ़ो P इफ़ एंड ओनली Q, या इसको पढ़ सकते हो P डबल इम्प्लाइज Q, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग इसको देख लेते हैं कि बाई कंडीशनल का ट्रुथ टेबल अगर हम लोग बनाने चल रहे हैं, ठीक है, तो बाई कंडीशनल का एरो लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रू फॉल्स है मान लो, ठीक है। अब बाई कंडीशनल के लिए क्या है, देखो हम इसी स्टेटमेंट से इसको समझते हैं कि मान लो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, मान लो कह रहा है कि ये भी ट्रू है, ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ए ट्रायंगल हैज इक्वल साइड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इक्वल साइड होगा, तभी वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। अब इसमें कह रहा है कि एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक फॉल्स है। ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ए ट्रायंगल हैज नॉट इक्वल साइड, अगर इस तरीके से होता है यहाँ पे कैसे बनेगा, ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट हैज नॉट इक्वल साइड, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स लग जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल है तो साइड इक्वल होगा ही। दूसरा है कह रहा है कि यहाँ पे पहला फॉल्स कह रहा है, मतलब ए ट्रायंगल इज नॉट इक्विलेटरल। दूसरा ट्रू है, मतलब एज इट इज रख देते हैं, ए ट्रायंगल हैज इक्वल साइड। यहाँ पे आगे ट्रायंगल इज नॉट इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट हैज इक्वल साइड। तो ऐसा ही नहीं सकता, अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है तो उसके साइड इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट चलते हैं कि दोनों फॉल्स हैं। ए ट्रायंगल इज नॉट इक्विलेटरल, ए ट्रायंगल हैज नॉट इक्वल साइड। ए ट्रायंगल हैज नॉट इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट हैज नॉट इक्वल साइड। तो यहाँ पे देखो नेगेज दोनों फॉल्स है, फिर भी ये ट्रू है क्योंकि ये सही बात बता रहा है कि साइड इक्वल नहीं होंगे तो इक्विलेटरल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बाई कंडीशनल के ट्रुथ टेबल बना लेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो ऐसे हम याद कर सकें, जब दोनों ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है, मतलब P Q को इम्प्लाई कर रहा है, Q P को इम्प्लाई कर रहा है। जब दोनों इक्वल होंगे तब स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो P इम्प्लीकेशन Q को हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे P इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन Q दिया है, तो ये देखो P इम्प्लीकेशन Q और Q इम्प्लीकेशन P से बना हुआ है। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं, दोनों का अगर हम लोग कंजक्शन कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा P डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, P डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे बन जाएगा। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो ये हमारे टोटल हो गया कि टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये 5 टाइप के ही होते हैं और ये पढ़ना है, इनके ट्रुथ टेबल याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमने देखा था उसी से रिलेटेड एक रिजल्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट, ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी यूज़ होता है। तो यही हम देखने चल रहे हैं कि जो P इम्प्लाइज Q है वो इक्वल होता है नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। डिसजंक्शन बोलिए यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन ही मैं बोल रहा हूँ, जो कि काफ़ी सिंपल है। अगर आप इसको सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हम लोग एक P बनाएंगे, Q का बनाएंगे। ठीक है, फिर हमें नेगेशन ऑफ P निकालना है, नेगेशन ऑफ P का बनाएंगे। देन हमें P इम्प्लाइज Q का बनाना है। देन उसके बाद हमें बनाना है नेगेशन ऑफ P यूनियन Q का बनाना है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे इक्वल है। अगर ट्रुथ टेबल इक्वल आ जाती है, अगर दोनों का ट्रुथ टेबल इक्वल आ जाता है तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दिया हुआ है। ये जो फॉर्मूला दिया गया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। P हमारा फॉल्स है, Q ट्रू है, या दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, P का नेगेशन अगर कर रहे हैं, P का नेगेशन मतलब जस्ट अपोजिट कर देंगे, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, एंड फॉल्स की जगह पे ट्रू कर दिया। ठीक है, P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q में हमने क्या बोला था, जब हमारा Q फॉल्स होगा तब ये फॉल्स हो जाएगा, और या तो दोनों फॉल्स होगा तब तो ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा, इस वाले कंडीशन में फॉल्स होगा, इस वाले कंडीशन में ट्रू होगा, इस वाले कंडीशन में ट्रू होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है तो ट्रू होगा, लेकिन अगर फर्स्ट वाला फॉल्स एंड सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला ट्रू एंड सेकेंड वाला फॉल्स है तभी फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला केस, मतलब हमें इसका और इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है, डिसजंक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे F डिसजंक्शन, मतलब इसमें तो ये होता था कि दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स होगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों में से एक ट्रू है तब भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का जो ट्रुथ टेबल है वो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि P इम्प्लाइज Q जो होगा वो इक्वल होगा नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q या यूनियन Q, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, प्रूफ भी होगा कि कैसे दोनों इक्वल है। तो इसे आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन लगाने में भी हेल्प मिलेगी और नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड हम देखने चल रहे हैं कि एक टर्म आता है इनवर्स, एक टर्म आता है कन्वर्स, दूसरा आता है इनवर्स, और एक आता है कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये तीन छोटे छोटे टर्म हैं
ये क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ये तीनों टर्म क्या है। इसी से रिलेटेड टर्म्स हैं कि मान लो कि कोई स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ गिवन स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है, तो इसका जो कन्वर्स होगा वो Q इम्प्लाइज P हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, जैसे कि आपको पता है कि ये इक्वल होता है P का नेगेशन यूनियन Q के होता है, मतलब फर्स्ट का नेगेशन यूनियन लास्ट वाला। तो इसमें इसको अगर हम इक्वल लिखना चाहें तो Q का नेगेशन करेंगे, यूनियन P हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कन्वर्स होता है कि P इम्प्लाइज Q कर रहा है, अगर Q इम्प्लाइज P लिख देते हैं तो वो उसका कन्वर्स हो जाएगा, इसका कन्वर्स ये हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स क्या होगा, इसका जो गिवन स्टेटमेंट है उसका इनवर्स अगर निकालने की बात करें तो हम क्या करेंगे कि P इम्प्लाइज Q कर देते हैं अगर हम लोग, तो ये इसका हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा इसका इनवर्स कहलाता है। अगर इसको हम लोग यूनियन के फॉर्म में लिखना चाहें तो फर्स्ट का नेगेशन करना है, नेगेशन 2 बार करेंगे तो P ही आ जाएगा, ठीक है, यूनियन Q एज इट इज लिख जाएगा, नेगेशन ऑफ Q ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P यूनियन नेगेशन Q। यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो इनवर्स और कन्वर्स है दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल आ रहा है, चाहे इनवर्स निकालो या कन्वर्स निकालो, इसका दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर इसको यूनियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट वाले का नेगेशन मतलब Q यूनियन, सेकेंड वाला एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। तो अगर ये देखा जाए तो ये इसी की इक्वल है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P यूनियन Q, क्योंकि आगे पीछे लिखे हैं सेट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये देखो इसी की इक्वल है। तो जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो इम्प्लीकेशन जो दिया गया है, मतलब किसी इम्प्लीकेशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर निकालेंगे तो वो इसके इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट जो दिया गया है इज इक्वल टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो दिया गया है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा गिवन स्टेटमेंट के इक्वल होता है, कन्वर्स इनवर्स आपस में इक्वल होते हैं लेकिन गिवन स्टेटमेंट के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे, क्वेश्चन में आता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ यहाँ पे टर्म्स देखेंगे जिसमें नोट करके आप लोग लिखिएगा, टोटोलॉजी, फॉलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिजेंसी, ठीक है। 3 तरह के यहाँ पे टर्म्स दिया गया है, तीनों का क्या मतलब है देखिए। यहाँ पे पहला दिया गया कि इफ स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑलवेज ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न ऑलवेज ट्रू है, मतलब उसका ट्रुथ टेबल अगर बनाए और उसमें सारे ट्रू आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे टोटोलॉजी। जैसे एग्जांपल की तौर पे अगर लेंगे कि मान लो स्टेटमेंट P यूनियन नेगेशन ऑफ P लें तो ये एक टोटोलॉजी के इक्वल होगा। इस टोटोलॉजी को हम लोग स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये T के इक्वल होगा। जैसे अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो P एंड नेगेशन P लेते हैं, ठीक है, तो P या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर ये ट्रू है तो नेगेशन इसका फॉल्स होगा और इसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम यहीं पे P यूनियन दिस कर रहे हैं नेगेशन ऑफ P, तो ट्रू फॉल्स दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, मतलब यहाँ पे दोनों ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखो टेबल में दोनों ट्रू आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, टोटोलॉजी है। इसी को अगर सेट के हिसाब से समझे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है जिसे हम लोग U से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, उसी की इक्वल है, ठीक है, मतलब सारे ट्रू हो गए, मतलब सारे वैल्यूज लेनी है, सारी की सारी वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट से आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से है कि फॉलेसी, कॉन्ट्राडिक्शन, इफ स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑलवेज फॉल्स, मतलब कि हमेशा फॉल्स आ रहा है। तो ये भी एग्जांपल अगर लें, अगर P इंटरसेक्शन ले लें, मतलब P कॉम्प्लीमेंट P, नेगेशन ऑफ P मतलब कॉम्प्लीमेंट P हो गया। अगर सेट A और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट A से अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं फॉलेसी, जिसको हम स्मॉल f से लिखते हैं, या इसी को सेट में हम लोग किससे फाई से लिखते थे, नल सेट से लिखते थे, ठीक है। नल सेट से आप इसको कंपेयर कर सकते हो और इसको टोटोलॉजी को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर कर सकते हो।
जैसे अभी यहाँ पे बना के भी देख सकते हो ट्रुथ टेबल कि P नेगेशन ऑफ P मान लो कि ट्रू है देन ये फॉल्स होगा, ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। अगर यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों में से दोनों ट्रू होने चाहिए ट्रू होने के लिए, तो एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो दोनों केस में फॉल्स आ रहा है, तो ये एक मतलब फॉलिसी है, ये स्टेटमेंट एक फॉलिसी है, ठीक है। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा कंटिजेंसी, मतलब ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसमें दोनों ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, ट्रू भी हो फॉल्स भी हो। जैसे एग्जांपल हम लोग इसका भी हमने देखा पी क्यू वाला जो देखा, इसमें देखो ट्रू भी आता है और फॉल्स भी आता है, ट्रू फॉल्स दोनों आते हैं जब इसका टेबल बनाते हैं, तो इसलिए ये क्या है कंटिजेंसी है, ठीक है, कंटिजेंसी स्टेटमेंट है, तो जिसमें ट्रू एंड फॉल्स दोनों आते हैं। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ है कि हमेशा ट्रू आए या हमेशा फॉल्स आए या दोनों आए, तो ये तीनों आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर क्या होता है कि क्वांटिफायर आपने पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिफायर। पहला जो होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है, पहला हमारा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर एवरी और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसके बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के बारे में। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, मतलब जिसमें क्वांटिफायर का यूज़ करते हैं, उसे क्वांटिफाइड सेंटेंसेस या स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट बात करने वाले हैं कि एन ओपन स्टेटमेंट विथ क्वांटिफायर बिकम मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हमने क्या पढ़ा था कि जो ओपन सेंटेंसेस या ओपन स्टेटमेंट होता है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें क्वांटिफायर हम लोग यूज़ कर लें तो वो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ओपन स्टेटमेंट दिया गया है x + 5 = 7, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसमें क्वांटिफायर यूज़ कर लें, अगर इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना है तो अगर हम यहाँ पे लिख लें फॉर एवरी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x + 5 = 7, तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो सभी x के नेचुरल वैल्यू के लिए क्या ये ट्रू है? नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है ये, ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब कि x की एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है नेचुरल नंबर में जिसके लिए इक्वेशन ये x + 5 = 7 है, तो ये ट्रू है, मतलब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 आएगा, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये भी है। तो अगर हम क्वांटिफायर फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट अगर यूज़ कर लेते हैं ओपन स्टेटमेंट में तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। तो क्वांटिफायर के केस में ये चीज़ें हैं यहाँ पे आती हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है कि अगर नेगेशन करते हैं हम लोग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का, अगर हम लोग नेगेशन करते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का, इसे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे फॉर नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, मतलब जिसमें क्वांटिफायर यूज़ किया गया हो स्टेटमेंट, हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऑल दिया है तो उसको सम से रिप्लेस कर देते हैं, और देयर एग्जिस्ट अगर है, देयर एग्जिस्ट है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी या फॉर एवरीवन ऐसे रिप्लेस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ऑल को सम से रिप्लेस कर देंगे नेगेशन के टाइम में, देयर एग्जिस्ट को फॉर एवरी से रिप्लेस कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें कह रहा है कि फॉर एवरी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, मान लो कि ये स्टेटमेंट P है, फॉर एवरी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x + 5 = 7। अगर इसका नेगेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर एवरी को देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस कर देंगे, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे x + 5 डज नॉट इक्वल टू 7, ये भी साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ये इसका नेगेशन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है P स्टेटमेंट दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x + 5 > 7, ये दिया गया है। तो अगर इसका नेगेशन करते हैं तो यहाँ पे फॉर देयर एग्जिस्ट की जगह पे फॉर एवरी होगा, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर
एंड यहाँ पे x प्लस 5 ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इसको छोड़ के जो बच रहा है लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे अगर इक्वल साइन होता तो यहाँ पे इक्वल साइन फिर नहीं लेते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, नेगेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि जैसे P स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, मान लो ये दिया गया है, तो इसमें ऑल एक क्वांटिफायर यूज़ किया गया है, तो इसमें आप क्या कर लो, नेगेशन अगर करोगे तो ऑल की जगह पे क्या होगा, सम लिखना पड़ेगा। सम नेचुरल नंबर पूरा यहाँ तक, आर यहाँ पे नॉट भी यूज़ करना पड़ेगा, आर नॉट इंटीजर, क्योंकि नेगेशन कर रहे हैं सेंटेंस का, तो यहाँ पे नॉट भी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेगेशन में बच रहा था, तो ये भी यहाँ पे कवर हो गया हमारा, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें कुछ लॉज हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आता है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इन लॉज को समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे जो स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू स्टेटमेंट्स हैं उनको सेट से आप एज्यूम कर लो। मान लो ये सेट ए है और सेट बी है, जो कंजंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं उसको आप लोग इंटरसेक्शन, ठीक है, और जो हम लोग डिसजंक्शन यूज़ करते हैं उसको यूनियन से अगर रिप्रेजेंट करें, इस कॉन्सेप्ट से अगर समझे तो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो हम लोग सेट थ्योरी के यहाँ पे सेट थ्योरी की हेल्प से इसको समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि अगर आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब ये हुआ कि मान लो कि P इंटरसेक्शन Q है, तो हम लोग इंटरसेक्शन इसको बोल रहे हैं, ठीक है, A इंटरसेक्शन B जैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है कि मान लो P इंटरसेक्शन P है तो ये इक्वल आएगा P के ही, या P यूनियन P है तो ये इक्वल आएगा P के लिए। अब इसको अगर सेट थ्योरी के हिसाब से समझोगे तो A इंटरसेक्शन A तो A ही आता है, A में A का इंटरसेक्शन लोगे तो A के इक्वल आएगा, A यूनियन A लोगे तो किसके इक्वल आएगा, A के ही इक्वल आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ। मतलब अगर सेम स्टेटमेंट का आप कंजंक्शन करो या डिसजंक्शन करो उस स्टेटमेंट के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि मान लो आपको P इंटरसेक्शन Q दिया हुआ तो ये इक्वल होगा Q इंटरसेक्शन P के लिए, ठीक है, या P यूनियन Q दिया हो तो ये इक्वल होगा Q यूनियन P के। नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको सेट थ्योरी से समझ सकते हैं। A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। A यूनियन B लिखो या B यूनियन A लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड हमारा है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है कि मान लो हमें P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन मान लो दिया हुआ है R, तो आप चाहे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो देन R का करो, या आप पहले Q एंड R का इंटरसेक्शन ले लो देन P का करो, दोनों एक ही चीज़ है। अभी सेम केस यूनियन में भी कर सकते हो, यूनियन के केस में भी कर सकते हो, चाहे पहले इन दोनों का करो फिर R का करो, या पहले Q एंड R का कर लो, ठीक है, Q एंड R का कर लो देन इसका करो। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको आप सेट थ्योरी से भी समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है, Q R, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। P इंटरसेक्शन Q, जो यहाँ पे बीच में साइन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, P इंटरसेक्शन R, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं कि मान लो यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन हो, Q इंटरसेक्शन R हो, देन P Q, ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, P R। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटे मोटे लॉ हो गए। जो मेन इंपॉर्टेंट लॉ है, फिफ्थ नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखने चल रहे हैं फिफ्थ, जो कि इम्पॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। फिफ्थ है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है, ठीक है, वैसे सेम इसमें भी है कि मान लो स्टेटमेंट P है और इसका यूनियन है Q है, ठीक है। अगर इसका नेगेशन करते हैं पूरे का तो ये इक्वल होगा नेगेशन ऑफ P। अगर यूनियन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में नेगेशन ऑफ Q के, ये इसके इक्वल होगा। इसका अपोजिट ऐसे ले सकते हो कि मान लो इंटरसेक्शन है Q है, इक्वल होगा ये नेगेशन ऑफ P, इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q के, ठीक है। जैसे कि आप उसमें पढ़े हो सेट थ्योरी में कि मान लो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करते थे, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर कर रहे हैं तो ये होता था A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही हो गया। इंटरसेक्शन अगर यहाँ पे लगा इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये होता था A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, सेम सेट थ्योरी जैसा है। तो ये हमारा हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी हमें। तो ये हमारा हो गया टोटल मैथमेटिकल रीजनिंग, जितने पॉइंट होते थे सारे कवर हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चन इससे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं जिसमें हमें करना है राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। हमें ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया जिसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें कैसे करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एंड दिख रहा है, तो एंड दिख के ये मत समझ जाना कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। एंड है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ये कनेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा हो, ये कनेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कहीं पे एंड और दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे राम एंड श्याम है, ठीक है, आर फ्रेंड्स हैं। ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो P एज इट इज़ पूरा यही लिखना पड़ेगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, बस यही सिंबॉलिक फॉर्म होगा इसका, P से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा देखते हैं कि राम इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ रिच। यहाँ पे ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको हम लोग दो पार्ट में कर लेंगे। P मान लेते हैं हम लोग कि हो गया राम इज़ अ डॉक्टर, राम इज़ डॉक्टर। दूसरा Q हमने मान लिया कि हो गया राम इज़ रिच, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गया। अब इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में एंड लगा हुआ, तो एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, ये हो जाएगा। तो स्टेटमेंट यही आ जाएगा निकल के, राम इज डॉक्टर एंड ही इज रिच, ठीक है। तो इसका मतलब पूरे का सिंबॉलिक फॉर्म क्या निकल के आया, P इंटरसेक्शन Q। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ राम इज डॉक्टर देन ही इज रिच। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें दो स्टेटमेंट है, P ऐसे ही मान लो, ठीक है, P एंड Q मान लो, एंड इफ देन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, दिस इम्प्लाइज का साइन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि P इम्प्लाइज Q मीन्स इफ राम इज डॉक्टर देन ही इज रिच। P Q हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सेम जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि P एंड Q। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा राम इज डॉक्टर एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा राम इज रिच। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि राइट द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है कि राम इज अ डॉक्टर और प्यून। तो इसका नेगेशन हमें बनाना है। तो अगर आप इंग्लिश में नेगेशन बनाने जाएंगे तो हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में नेगेशन के लिए क्या करिए, आप इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखेंगे कि राम इज़ अ डॉक्टर और प्यून, ठीक है, तो यहाँ पे P स्टेटमेंट जो बनेगा वो हो जाएगा कि राम इज़ डॉक्टर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा राम इज़ डॉक्टर, दूसरा हो जाएगा कि राम इज़ प्यून, ठीक है, ये हो गया। और दोनों के बीच में और का यूज़ किया है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग यूनियन वाला साइन, दिस जंक्शन वाला साइन यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम इज़ डॉक्टर और प्यून, ये हो गया मतलब इसका, ठीक है। अब हमें इसका नेगेशन निकालना, मतलब नेगेशन साइन लगाएंगे P यूनियन Q, ये लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेगेशन ऑफ P, साइन चेंज होता है, जैसे नेगेशन इसमें लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, तो यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग लिखेंगे
तब नेगेशन ऑफ पी मतलब इसका नेगेशन पी का, यहाँ पे लिखेंगे राम इज नॉट डॉक्टर, ठीक। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे एंड नेगेशन ऑफ क्यू, राम इज मतलब एंड लिखेंगे राम इज एंड ही इज, ही लगा सकते हो यहाँ पे, ही इज नॉट प्यून, ठीक है, ये लिख लो। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, इसमें भी इसको भी आप पी क्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पी हो जाएगा राम इज अ डॉक्टर एंड क्यू यहाँ पे हो जाएगा इस केस में राम इज रिच, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इफ एंड देन है, तो मतलब ये वाला साइन होगा हमारा क्यू, इसका मतलब होगा कि इफ राम इज डॉक्टर देन ही इज रिच, ये स्टेटमेंट होगा। हमें इसका नेगेशन करना है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो हमें पता है कि P इम्प्लाइज Q को हम लोग क्या लिखते थे, नेगेशन रहने दो, P इम्प्लाइज Q को हम लोग इंटरसेक्शन फॉर्म में, यूनियन फॉर्म में कैसे लिखते थे, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, इस फॉर्म में लिखते थे जो हमने आपको नोट करके बताया था। अब इसके अंदर नेगेशन ले जाएंगे तो नेगेशन तो P में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, P हमारा एज इट इज लिखना है, P क्या है, राम इज डॉक्टर, राम इज डॉक्टर, इंटरसेक्शन मतलब एंड, यहाँ पे नेगेशन लगाना है मतलब कि राम इज नॉट रिच, मतलब लिखेंगे ही इज एंड ही इज नॉट रिच। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश में नेगेशन करने जाएंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी स्टेटमेंट दिया उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लो, देन उसके बाद नेगेशन करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल जैसे दिया गया है, कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर, इसे हमें निगेशन करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखोगे P स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए रेशनल नंबर। ये कोई कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है। इसका नेगेशन P करोगे, यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये करोगे। तो आप कहोगे सर इज नॉट अ रेशनल नंबर से अच्छा है हम लिख दें कि इज अ इर्रेशनल नंबर लिख दूँ। तो इर्रेशनल नंबर यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो P स्टेटमेंट है उसका जो यूनिवर्सल सेट है क्या वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम इर्रेशनल नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो हमारा ये सेट है, मान लो P जो हमारा ये सेट है इसका यूनिवर्सल सेट मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इसमें इमेजिनरी नंबर भी आ जाएंगे। अगर ये रियल नंबर हुआ यूनिवर्सल सेट, तो अगर ये रेशनल है तो ये जो बाकी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो इर्रेशनल बचेगा अगर रियल नंबर होगा। लेकिन हमें यूनिवर्सल सेट पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इर्रेशनल नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ यही लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सारे IIT में JEE मेंस के क्वेश्चन आ चुके हैं ये सारे, ठीक है। इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन तो कह रहा है कि द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, भारी भरकम से स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको देख के डरना नहीं। इसको देखो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप इसको ट्रुथ टेबल बनाइए, देन इनसे कंपेयर करिए, मतलब इन चारों के ट्रुथ टेबल के इक्विवेलेंट अगर इसका ट्रुथ टेबल जिसके आए वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपने जो तरीका मतलब मेथड्स देखे हैं, जो आपने नोट किया है, उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। S यूनियन हम इसको ले रहे हैं, R इंटरसेक्शन S, ये दिया हुआ है। हम इसको अगर कौन सा लॉ लगाएंगे, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो S इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ R एक साथ कर लेंगे, इंटरसेक्शन आएगा नेगेशन ऑफ S देन यूनियन S, ठीक है। अगर आप देखो नेगेशन और इसका यूनियन लोगे दोनों का, ठीक है, दोनों का यूनियन अगर ले लेते हो तो क्या आएगा जरा बताना। यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा यहाँ पे। तो यूनिवर्सल सेट मतलब टोटोलॉजी से बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो T से इसको लिख दिया हमने। देन यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन
और S इसको बाहर ले सकते हैं हम लोग, इसको बाहर हमने लिया नेगेशन ऑफ दिस, एंड यहाँ पे हम करेंगे इसको S और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन इंटरसेक्शन में R, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। टोटोलॉजी में कोई भी इंटरसेक्शन अगर लोगे तो उसी की इक्विवेलेंट आएगा वो, मतलब ये इसी की इक्वल रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका नेगेशन करना था, इसका नेगेशन, मान लो ये स्टेटमेंट P है, ठीक है, P है, हमें P का नेगेशन निकालना है, ठीक है, तो ये इक्वल आएगा हमारा, इसका नेगेशन से नेगेशन हट जाएगा, S इंटरसेक्शन R के इक्वल आएगा। तो ये ट्रिक से सॉल्व हो गया। ये क्या हमने यहाँ पे लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है सिर्फ, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दूसरा आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रुथ टेबल बना के कर सकते हो। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। देखो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ कैसे ट्रुथ टेबल बनाना है। तो आप सबसे पहले S और R का बनाओगे ट्रुथ टेबल, ठीक है। फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, S कॉम्प्लीमेंट नेगेशन ऑफ S मतलब एंड नेगेशन ऑफ R की जरूरत पड़ेगी। आप एक बार इसको ट्रू करोगे, इसको ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इसका नेगेशन ले लो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, R का नेगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब देखो इसमें करना क्या है वो देख लो। सबसे हमें पहले पता करना है दिस नेगेशन ऑफ R इंटरसेक्शन S, नेगेशन ऑफ R ये है, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, S के साथ। तो इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों ट्रू होने चाहिए, तो दोनों ट्रू, इसमें फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा। तो इंटरसेक्शन के लिए दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा बाकी तीन केसेस में। तो हमारा ये निकल के आ गया। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये इक्वल है, मान लो ये इक्वल है Q के इक्वल है मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, S यूनियन Q निकालना है, ठीक है, S यूनियन Q। तो हम S यूनियन Q, तो मतलब हमारा S नेगेशन S ये है और Q ये है, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स आएगा, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, दोनों में से कोई एक क्या होगा, ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा। तो फॉल्स 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 हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, देन ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा। देन हमें कह रहा है कि इसका नेगेशन निकालना है। जो हमारे पास ये स्टेटमेंट आया, मतलब ये स्टेटमेंट Q का मतलब तो यही हो गया ना, Q के मतलब हम यहाँ पे पूरा इसको ये रख सकते हैं, नेगेशन ऑफ R इंटरसेक्शन S। हमें इसका नेगेशन निकालना है। नेगेशन मान लो ये वैल्यू P के इक्वल है पूरा, ठीक है, तो नेगेशन ऑफ P मतलब निकालना है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो ये तो इंटरसेक्शन के इक्वल ही होता है ना। अगर S इंटरसेक्शन R निकालोगे, S इंटरसेक्शन R, तो ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स बाकी सारे फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कंपेयर करके इसको कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये तो यहाँ पे सीधे सीधे ये मिल गया, मान लो इन सब से कंपेयर करना पड़ता तो इनका भी ट्रुथ टेबल निकालना पड़ता, तो काफ़ी टाइम टेकिंग है ट्रुथ टेबल। उससे अच्छा है कि आप लॉज को याद रखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, उसके थ्रू हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो क्वेश्चन आसानी से और जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में करा गया, द स्टेटमेंट आपको दिया गया है नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q इज इक्विवेलेंट टू, आपको दिया हुआ है कि P डबल इम्प्लाइज Q, ABCD 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो थोड़ा लेंदी लगेगा। अब लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई भी लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कोई भी लॉ नहीं लगेगा, तब अब हम किस पे फोकस करेंगे, ट्रुथ टेबल पे फोकस करेंगे। तो ट्रुथ टेबल के लिए यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं इसी को, ये मान लेते हैं P है और ये Q है, ठीक है। हमें ज़रूरत किसकी है, नेगेशन ऑफ Q की भी ज़रूरत है, नेगेशन ऑफ Q की ज़रूरत है, ठीक है। देन हमें क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेगेशन ऑफ Q में हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, इतना हमने कर लिया, ठीक है। हमें निकालना है P डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो डबल इम्प्लाइज में आपको पता था कि दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तब ट्रू होता है। तो यहाँ पर देखो ट्रू फॉल्स है ये, तो ये फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी ट्रुथ टेबल बन गई, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका नेगेशन लेना है, तो इसका होल नेगेशन लेना है, ठीक है, इसका होल नेगेशन लेना है। तो कैसे होगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू। तो ये किसकी इक्विवेलेंट है, ये तो सिंपली उसी की इक्विवेलेंट है ना। अगर P डबल इम्प्लाइज Q निकालें तो यही तो आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इससे भी
इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपका शॉर्ट ट्रिक ही लगे, कहीं कहीं हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ट्रुथ टेबल सीधे निकालिए, आपका आंसर 100% आएगा। ट्रिक तो कहीं कहीं पे लग सकता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिमॉर्गन्स लॉ कहीं कहीं पे लिखेगा, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में। इस तरह क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधे क्या करिए, ट्रुथ टेबल निकाल लीजिए, आपका आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर हो सकता है कि रिजल्ट आपका आ जाता फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सारे फॉल्स आ जाते तो आप बोल देते कि फॉल्स ही है, अगर सारे ट्रू आ जाते तो आप बोल देते कि टोटोलॉजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल देख के आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था जेईई मेंस में, कह रहा है कि नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ये बताना है कि किसके इक्विवेलेंट है, ABCD आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो इसको तो आप ट्रिक से करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है। हमें पता है कि सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, P इम्प्लाइज Q को अगर हम लोग यूनियन के फॉर्म में लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, नेगेशन ऑफ फर्स्ट का नेगेशन करते थे, देन यूनियन Q लिखते थे। अब कह रहा है हमें इसका होल नेगेशन निकालना, मतलब होल नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q निकालना है, इसका मतलब होल नेगेशन ऑफ नेगेशन P यूनियन Q करना है। तो अंदर नेगेशन जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए, तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, P यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन Q, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया, तो देख लो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, तो जो ये D वाला है इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फिर देखो यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ और कौन सा लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। जिस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे भी जाते हैं जेईई मेंस में। तो ये तो हमारा टोटल मैथमेटिकल रीजनिंग का टॉपिक, जिसमें हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 100% आपका जो जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आता है उसको आप कर पाएंगे। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इतना बता दिया है कि आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।